Hello students, welcome to our channel Mohsin Explain GSCB Made Easy. In this video हम लोग सब्जेक्ट सोशल साइंस स्पेशली गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया को हम लोग शॉर्ट में एज समरी वाइज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये जो हमारा इंडिया का जो लिटरेचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि हमारा इंडिया का लिटरेचर जो है वो कितना ही रिच, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है. अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग पोएम्स, स्टोरीज, श्लोक, दोहास. क्यों हमारा इंडिया लिटरेचर इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइज है और यूनिक है? क्योंकि हमारे देश में अगर देखा जाए तो नियरली अबाउट हमारे जो लिटरेचर है दो पार्ट में हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं. एक है हमारा एशियन लिटरेचर और एक है हमारा मिडिवल लिटरेचर. एशियन लिटरेचर में जो है वो हमारे तो देश के जो बड़े बड़े विद्वान जैसे महर्षि पनानी, फिर अशोका, ये सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, वेद के बारे में दिया हुआ है, हमारी बहुत सारी पुरानी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में पूरा दिया हुआ है. और हमारा जो एशियन लिटरेचर है, आई एम सॉरी मिडिवल लिटरेचर, अब मिडिवल लिटरेचर के टाइम पे हमारे देश में बहुत सारे इन्वेजन्स हुए थे. अलग अलग देश के लोगों ने आके हमारे देश के ऊपर हमला किया था और बहुत सारे जो थे वो हमारे देश की जो नेचुरल नेचुरल चीज़ें हैं, हमारे देश की जो प्रकृति उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो हमारे देश में रह गए. और जब वो दूसरे देश से हमारे देश में आके रहने लगे तो वो अपने देश की संस्कृति, अपने देश के लैंग्वेज और अपने देश के जो नॉलेज है वो हमारे देश में लेकर आए. और हमारे देश की नॉलेज और अपने देश की नॉलेज दोनों को मिक्सअप करके उन्होंने यूनिक तरीके से लैंग्वेज यानी लिटरेचर क्रिएट किया. व्हाट यू मीन बाय लिटरेचर? दैट्स समथिंग इन रिटन. कुछ भी चीज़ लिखी हुई है उसको हम लोग लिटरेचर कहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इंडियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस. जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन स्कॉलर डिवाइडेड एशियन लिटरेचर इनटू टू, वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर. हमारे देश का जो एशियन लिटरेचर है उसको हमारे देश के जो स्कॉलर हैं उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक है हमारा वैदिक, दूसरा है हमारा क्लासिकल. चलिए हम थोड़ा सा इसको आगे डीप में समझते हैं. नंबर 2, इंडियाज मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्ट इज दैट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. हमारे देश की जो सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट कोई भी चीज लिखी है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है. नेक्स्ट, महर्षि पनानी वॉज द ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन. अब संस्कृत को भी ऐसा माना जाता है कि हमारे देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यानी ओल्डेस्ट नहीं है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है. और इसमें महर्षि पनानी जो थे वो बहुत ही ग्रेट ग्रामेरियन यानी व्याकरण के बहुत ही बड़े विद्वान गुरु थे. संस्कृत वॉज द चीफ लैंग्वेज फॉर नॉलेज, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी. पहले के टाइम पे अगर जो लोग स्कूल जाते थे तो नॉलेज में, साइंस में ले लिया जाए, रिलीजन में ले लिया जाए, सोच में संस्कृत में थी. जैसे आज के टाइम पे भी रिलीजन में, हिंदू धर्म में कोई भी श्लोक, भगवान की पूजा की जाती है तो वो संस्कृत लैंग्वेज में ही की जाती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वेद. जैसा कि कहा, वैदिक. Veda means knowledge and there are four Vedas, that is Rigved, Samved, Yajurved and Atharved. अब इसमें से अगर देखा जाए तो हमारा ऋग्वेद जो है वो नियरली अबाउट इसके अंदर 1028 वर्सास यानी दोहे श्लोक इंक्लूडेड हैं और इनको तकरीबन 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट हमारा आता है सामवेद. सामवेद वॉज कंपोज टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ रिसाइटेशन ऑफ वर्सास. सामवेद जो बनाया गया था वो जब भी हम कोई भी दोहा, भगवान की पूजा के टाइम में दोहा पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं तो उनको किस तरह से पढ़ना है ये चीज दिया हुआ है. इट इज नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद. डिस्क्राइब द हाइम्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञ, द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स. अब यहाँ पे जो आपका यजुर्वेद है इसमें यज्ञ के टाइम में किस तरह की चीजें पढ़नी है ये सारी चीजें मेंशन है. नाउ द फोर्थ इज अथर्ववेद. अथर्ववेद डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल एंड संस्कार. अथर्ववेद के अंदर आपको जो हिंदू धर्म के अलग अलग तरीके के आपको रीति रिवाज और संस्कार के बारे में आपका दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट है हमारा उपनिषद. Upanishad give us vivid description and analysis of the beginning of the universe.
द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब हम जब उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद हमें हमें अलग अलग तरीके के, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो प्रकृति है, और जो लाइफ, जिंदगी और मौत के बारे में बताया हुआ है। दुनिया के अंदर जो भी वास्तविक चीजें हैं और जो आत्मा से रिलेटेड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उनके बारे में डीप में बताया गया है। नेक्स्ट, मैनी ब्रह्मिकल एपिक्स वर composed to understand the meaning of Vedic literature। अब वैदिक लिटरेचर की जो लैंग्वेज थी वो इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि सब लोग उसे नहीं समझ सकते थे। इसके लिए ब्रह्मिकल एपिक बनाया गया जिसमें वैदिक लिटरेचर के बारे में दिया गया है और एकदम आसान भाषा में उसको समझाया गया है। Now, moving on to the next is that आर्यनकास। आर्यनकास कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसफी। आर्यनकास अगर देखा जाए तो एक तरीके की ये भी लिटरेचर है जिसके अंदर इंसान की सोच के बारे में बताया गया, विच वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर थिंकिंग। कि जो आर्यंस लोग होते थे, ये लोग आफ्टर 75 ये लोग मोक्ष के लिए जंगल में चले जाते थे, और जब जंगल में रह के ये लोग किसी भी चीज को एकदम डीप में सोचते थे तो लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते थे, और उसी चीज को शुरुआत से लेकर आखिर तक जिस तरह की सोच वो लोग रखते थे वो चीज आर्यनकास में दिया गया है। नाउ द वेदांगास लिटरेचर डील विद रिलीजियस प्रैक्टिस, रिचुअल, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। वेदांगास जो है, वेदांगास लिटरेचर जो रिलीजियस प्रैक्टिस, जो धर्म में किस तरह से धर्म को फॉलो करना है, पूजा पाठ, और रख सकते हैं जैसे ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी आपकी भविष्यवाणी, चंद्र, सूर्य, ग्रहों की दशा पे देख के भविष्यवाणी करना। एस्ट्रोनॉमी आपका वास्तुशास्त्र होता है, और जन्म कुंडली, ये सब चीजें आपकी वेदांगास लिटरेचर में इंक्लूड होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रामायण एंड द महाभारत। अब ये रामायण एंड महाभारत देखा जाए तो ये पूरी ओवरऑल ऐसा माना जाता है दिस इज द टू मोस्ट ग्रेटेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। अब ये जो रामायण है आपका और महाभारत, ये सबसे बड़ी गाथा है, जिसमें से महाभारत जो है वो सबसे बड़ी है, और आपकी गीता भी जो है वो इसमें से ही ड्राइव करके बनाई गई है। The present form of this epic can be traced back to the 2nd century, and the Ramayana is a smaller epic than Mahabharata। अब ये जो चीज़ है ये दूसरी शताब्दी में इसको इसके ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें पाई गई हैं जिससे पता चलता है इस एपिक के बारे में। और रामायण जो है आपका वो आपकी महाभारत से कंपैरेटिवली काफ़ी शॉर्ट है। नाउ अब आ जाते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक एंड इट हैज नियरली अबाउट 1 लाख वर्सेस। इसमें तकरीबन 1 लाख वर्सेस यानी श्लोक कह सकते हैं दो है। इवन द भगवत गीता, अ पार्ट ऑफ महाभारत, एक्सपाउंडेड द डीप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अब यहाँ तक कि जब अगर गीता को भी स्टडी करेंगे तो गीता भी आपकी एक महाभारत से ही बनी है। तो गीता के अंदर जो चीजें कही गई हैं वो एक बहुत ही डीप थिंकिंग, सिद्धांतों वाली बातें उसमें कही गई हैं। तो आप महाभारत का अंदाजा लगा सकते हैं कि गीता महाभारत का एक पार्ट है। जब गीता के अंदर इस तरीके का ज्ञान दिया हुआ है तो पूरे महाभारत के अंदर किस तरीके का ज्ञान होगा। नाउ इट्स कन्वे अ मैसेज, और ये इसको पढ़ने के बाद हमें मोक्ष यानी हमें सैल्वेशन यानी एक तरीके से हमें आज़ादी मिल जाती है, और ये हमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में भी हमें सिखाते हैं। Now, moving on to the next point, during this period, many scripture ग्रंथास were composed। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आपके लिखी हुई बातें और ग्रंथ बनाए गए हैं। और ये जो स्क्रिप्चर डेल्थ विद साइंस एंड फिलोसफी, और ये जो स्क्रिप्चर थे आपके किसमें, विज्ञान और सोच में डील करते थे। फॉर एग्जाम्पल कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ मैनेजमेंट, यानी हमारा कह सकते हैं इकोनॉमिक्स। इसके अंदर बिजनेस को, राज्य को, कौन सी चीज को किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। एज वेल एज बुक ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज आर्ट, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस। अब इसमें और भी अलग अलग किताबें भी मिली हैं जैसे कलाकृति, गणित और अदर विज्ञान के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द अर्लियर बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली। सबसे पहले जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो हमारी पाली लैंग्वेज, ये हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, और इसी लिटरेचर को स्टडी करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन नोन एज त्रिपिटिका। नाउ त्रिपिटिका आपके 3 यानी आपके 3। अब ये 3 क्या है, सुक्त पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधमा पिटिका।
इन तीनों को मिला के हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर क्रिएट होता है। नाउ Gupta period was known as the golden period for the growth and development of Sanskrit poems, dramas. अब गुप्ता पीरियड यानी के दौर में देखा जाए तो ये एक संस्कृत लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा, क्योंकि इस दौर के अंदर संस्कृत में आपकी कविताएं और ड्रामास यानी एक तरीके से स्टोरीज बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं और लोगों उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। नाउ कालिदास इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वर्क। अब कालिदास आपके एक राइटर है जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ये अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उनके काम है जैसे कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम एंड ऋतुसंबर, ये इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस काम है। उसके अलावा और भी अलग राइटर थे जैसे बाना, बारावी, विशाखा दत्ता और शूद्रका, दांडी, ये भी बहुत बड़े बड़े राइटर थे गुप्ता पीरियड के दौर में। नाउ अब अभी तक हम लोगों ने हमारे इंडिया के बारे में पढ़ा, अब हम जानते हैं हमारे गुजरात के लिटरेचर हेरिटेज के बारे में। सो द हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वाज मेड प्रॉस्परस बाय, अब हमारी जो गुजराती जो लिटरेचर थी वो भी बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुई थी और इनके समृद्ध करने वाले थे जैसे नरसिंह मेहता, मीराबाई दयाराम, आखो प्रेमचंद, प्रीतम एंड अदर हु कंपोज ब्यूटीफुल वर्सेस, सॉन्ग, नरेटिव पोयम। नरेटिव पोयम ऐसे होती है जो कोई कवि जो होता है वो पोयम को गा रहा होता है, फिर छापास एक्सेट्रा। अब ये हमारे गुजराती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए और भी हमारे देश के अंदर लैंग्वेज थी जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी और फेमस थी और वो थी द्रविडियन लैंग्वेज, और उनकी मेन लैंग्वेज कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, डेवलप देयर ओन स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर। अब ये जो थी द्रविडियन एक अलग सभ्यता थी, उन्होंने अपने खुद का स्क्रिप्ट और लिटरेचर डेवलप किया था। वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं विद्वान हैं। ओके गाइस, नाउ यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एशियन लिटरेचर के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर से पढ़ेंगे मिडिवल लिटरेचर के बारे में। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने लिटरेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, एक है एशियन और दूसरा है मिडिवल। सो अब हम यहाँ पर से मिडिवल लिटरेचर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन अनदर टॉपिक दैट इज मिडिवल लिटरेचर। ये सेकंड पार्ट है इसका। नाउ इन द मिडिवल एज ग्रेट बुक वर रिटन। First was Somdeva's Katha Sarita Sagar and second was Kalhana Raj Tarangini। अब मिडिवल लिटरेचर को हम लोग स्टडी करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी एक नॉलेज दे दूं कि मिडिवल लिटरेचर आपकी जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त इंडिया के अंदर बहुत इन्वेशंस हुए थे। अलग अलग देशों के राजाओं ने सभ्यताओं ने हमारे इंडिया के अंदर आए, कब्जा किया और बहुत राजाएं जो वापस चले गए और कुछ देश के लोग हमारे इंडिया के अंदर रह गए। और वो जब आए तो वो अपनी लैंग्वेज, अपने लिटरेचर को भी इंडिया के अंदर लेकर आए और धीरे धीरे करके उनकी लिटरेचर भी हमारे इंडिया की जो लिटरेचर पहले से थी उसमें मिक्सअप हो गई और बहुत सारी नई लिटरेचर्स क्रिएट हुई। सो हम मिडिवल लिटरेचर को हम इस तरह से भी कह सकते हैं इस तरह फुल ऑफ लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन आता है राइट अबाउट मिडिवल लिटरेचर तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत आसान होगा, आपको लिटरेचर याद करना होगा तो इसमें जो जो लैंग्वेज मिडिवल लिटरेचर में ऐड हुई हैं और मेजर लैंग्वेज हैं उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा और साथ साथ में उनके उस लिटरेचर में जो जो डेवलपमेंट हुई थी आपको वो लिखना होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मिडिवल लिटरेचर में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो किताबें पाई गई वो सोमदेव की कथा सरिता सागर और दूसरी जो थी वो थी कल्हाना की राज तरंगिनी। नाउ another famous work of this time is the Geet Govind by Jayadeva. Now, third, this was the period when Apabrahm language have started developing into modern Indian language. अब इस दौर में मिडिवल लिटरेचर आपका जो स्टार्ट होता है वो 750 से वो 51 से लेके 750 के बीच में, और इस दौर में अपाब्रह्म लैंग्वेज भी काफ़ी डेवलप हुई थी और ये हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में भी इंक्लूड हुई थी। नाउ one of the earliest work in an early form of Hindi was पृथ्वीराज रसाव by चांद बरदाही। अब फिर उसके बाद हमारी हिंदी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई
और हिंदी लैंग्वेज में भी देखा जाए तो सबसे पहले जो वर्क अगर हिंदी लैंग्वेज में किसी ने किया, यानी हिंदी लैंग्वेज की हमारी जो अर्लीस्ट फॉर्म, आज जो हम हिंदी बोलते हैं इसमें अंदर काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस भी मिक्स हैं। और इसमें जो हिंदी का जो सबसे पहला फॉर्म था उसमें अगर कोई अगर डेवलपमेंट देखा रहा है तो वो हुआ था डेवलपमेंट बाय पृथ्वीराज रसाव, और उनकी जो काम था और वो किसने लिखा था, चांद बरदाई ने। देन उस वक्त अगर देखा जाए तो ये हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है ये हमारी नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया में चल रही थी। बट लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे संस्कृत लिटरेचर चल रही थी। आपकी जो मलयालम, तेलुगु, तमिल, इसमें संस्कृत लैंग्वेज मैक्सिमम इस्तेमाल की जाती है। नाउ अनदर, जैनिज्म इन्फ्लुएंस कन्नड़ लिटरेचर। अब जैनिज्म भी धर्म, इंडिया में जैन जैन धर्म की भी शुरुआत हुई और उनके जो लिटरेचर है वो भी, उन्होंने कन्नड़ लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। पोएट लाइक पंपा, पोन्ना एंड राणा आर नोन एज द ट्रियो ऑफ द अर्ली कन्नड़ लिटरेचर। ये तीनों जो थे ये कन्नड़ लिटरेचर के विद्वान माने जाते थे। देन टू फॉर्म ऑफ दिल्ली लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज चालू हुई दिल्ली साइड में, उस वक्त मुगल दौर था, तो उस वक्त आपकी खड़ी बोली और ब्रिज भाषा का इस्तेमाल चालू हुआ। अलॉन्ग विद दिस, अगर लिखने में भी इस तरीके की भाषा इस्तेमाल होता था जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में होता था। देन द हीरोइक वर्क लाइक अलाहा, उदल, विशाल देव रसाव उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। देन चंद्रयान रिटन बाय मुल्ला दाऊद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ अवधी लैंग्वेज। ये आपके अवध रीजन, यानी आपका उत्तर प्रदेश का सर्टन रीजन आपका अवधी रीजन कहलाता है। और उस टाइम पे जो फेमस राइटर थे मुल्ला दाऊद, जिन्होंने अवधी लैंग्वेज में लिखा। फिर उसके बाद देन पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सभा के अंदर जो भाषा इस्तेमाल होती थी वो पर्शियन लैंग्वेज। जियाउद्दीन बरानी रोड द तारीख फिरोज शाही विच गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ द रीजन ऑफ खिलजी एंड तुगलक किंग। अब उस वक्त जब खिलजी और तुगलक राजाओं का दौर था तो उस वक्त एक राइटर थे ज़ैनुद्दीन बरानी, जिन्होंने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में खिलजी और तुगलक राजाओं के राजकाल के बारे में लिखा था, और उन्होंने पॉलिटिकल बारे में भी लिखा था, और उस किताब का नाम है फतवे जहांगीरी। नाउ नेक्स्ट है हमारा अमीर खुसरो, वॉज अ पोएट, हिस्टोरियन, मिस्टिक सेंट, कंपोजर ऑफ म्यूजिक। ही रोट आशिका, द ना, सिफीर, किरातुल सदयान, खजाना उल फतह, और ये सेवरल वर्क और अदर पोइट्री। देन भक्ति सेंट। अब उसके बाद नियरली अबाउट 1500 यानी 15वीं सदी में, 15वीं से लेकर 16वीं सदी में भक्ति दौर शुरू हुआ। अब भक्ति दौर को समझा जाए तो इस दौर में भगवानों की पूजा पाठ करने के लिए गाने भी लिखे जाने लगे। सो मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वर ग्रेट पोएट। अब इसमें कबीर जो थे वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही जाने माने भक्ति सिंगर थे। ये भक्ति गाने लिखते थे और उनके गाने बहुत ज़्यादा गाए भी जाते थे। अलॉन्ग विद दिस फिर आपकी भोजपुरी लैंग्वेज डेवलप हुई। अवधी लैंग्वेज जो थी वो भी मेजर डायलेक्ट्स आपका होता है लैंग्वेजेस। वेल नोन रामचरित मानस बाय तुलसीदास वॉज रिटन इन अवधी। आपकी जो रामचरित मानस है वो भी अवधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी गई। नाउ इन बंगाली द रामायण बाय कृतवासा। रामायण को बंगाली में भी लिखा गया जो कृतवासा ने लिखा था। और एंड द 100 ऑफ लिरिक बाय द फेमस पोएट चंडीदास वर रिटन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर। अब यहाँ पे पैट्रोनेज का अगर मतलब समझते हैं तो पैट्रोनेज मतलब होता है किसी भी लिटरेचर चीज को, पढ़ने वाली चीज़ों को जब राजा लोग फंडिंग करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं पैसों से, तो उसको हम लोग पैट्रोनेज कहते हैं। नाउ नंबर नेक्स्ट, नरसिंह मेहता रोड डिवोशनल सॉन्ग इन गुजराती। अब नरसिंह मेहता ये आपके गुजराती पोएट थे। उन्होंने काफ़ी सारे भक्ति वाले सॉन्ग गुजराती लैंग्वेज में, फिर नामदेव और सेंट एकनाथ इन्होंने मराठी लैंग्वेज में, राजा कृष्णदेव राय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर रोड अमुक्र मलयाळ, ये इनकी डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट, मुगल पीरियड ऑल्सो सॉ अ ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर। फिर जब हमारा मुगल दौर आया तो उस टाइम पे भी मुगल साम्राज्य ने भी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज द पाइनियर ऑफ तुर्किश बाबर इन टर्किश। देन गुलबदन बेगम सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं wrote Humayun Nama. Then Jahangir wrote his autobiography जिनका नाम था तुजुके जहांगीरी। Then Tulsidas and Surdas wrote in this period.
Rahim dohas are still popular all over India. Then Abul Fazl wrote the Ane-Akbari and the Akbarnama. And then Abul Fazl, brother of Faizi, was great Persian poem, and he translated many Sanskrit works into Persian. One of the significant development during the medieval period was the birth of Urdu language. इसके बाद आपकी medieval period में भी उर्दू लैंग्वेज इजाद हुई एंड इट प्रोड्यूस ग्रेट पोएट. और उर्दू लैंग्वेज में भी बहुत सारे पोएट इजाद हुए जैसे वाली, मीर दर्द, मीर ताकि मीर, नासिर अकबरबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब इकबाल एंड अदर. इन्होंने उर्दू लैंग्वेज में बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने पोएम और प्रोज लिखे हैं. एट द सेम टाइम ओरिजिनल प्रोज वर्क इन उर्दू वॉज रिटन. अब इसी दौर में आपके उर्दू लैंग्वेज में भी प्रोज भी लिखे, यानी प्रोज यानी कहानियाँ, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दरबार अकबरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ उर्दू लैंग्वेज. देन अब आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा था नॉर्दर्न इंडिया के बारे में. अब थोड़ा सा आ जाते हैं ईस्टर्न, जैसे नालंदा, जो कि इट इज सिचुएटेड इन बड़गांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. एंड इट इज ऑल्सो बिकम द पिलग्रिमेज ऑफ जैन एंड महावीर स्वामी हैड परफॉर्म 14 चतुर्मास. अब ये एक आपका देखा जाए नालंदा जो था ये आपका एक तीर्थ स्थल भी था. और इन 5th सेंचुरी कुमार गुप्ता हैड बिल्ट अ मोनेस्ट्री हियर. मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे साधु और संत लोग जाके अपनी पूजा, यज्ञ, ध्यान ये सब करते हैं. नाउ अब थोड़े से हम लोग जान लेते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में. जैसे हमारा जो है नालंदा, ये नालंदा जो है यूनिवर्सिटी जो है ये अगर देखा जाए आपकी सिचुएटेड है बड़गांव विलेज. और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे पार्ट से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए. देन द ग्रेट ट्रैवलर हुन शेंग जो चाइना के थे वो भी यहाँ पर है नालंदा यूनिवर्सिटी में. अब नालंदा यूनिवर्सिटी कुछ खास बातें अगर जाने जाए तो यहाँ पर की एजुकेशन पूरी दुनिया में बेस्ट थी. यानी बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया के और दूसरे देशों से आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर की जो रिसर्च और लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी. अलॉन्ग विद दिस अब आते हैं हम लोग हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी. तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज नेम आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष द सन ऑफ भारत. तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम जो भारत के जो बेटे थे तक्ष उनके नाम पे रखा गया, जो कि राम के भाई थे. ह्यून सेंग यहाँ पर से तकरीबन 657 किताबें यहाँ पर से अपने देश चाइना लेकर गए थे. नाउ देयर वर 7 ह्यूज हॉल इन द यूनिवर्सिटी. अब यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े 7 हॉल थे जिनको हम लोग कह सकते हैं गैदरिंग सेंटर भी कह सकते हैं. और यहाँ पे क्लासरूम में पढ़ाने क्लासरूम जो थे यानी लेक्चर देने के लिए जो रूम होते तकरीबन 300 से ज़्यादा रूम थे. और यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ने आते थे यहाँ पर के लोगों को खाना, कपड़े, ये सब सारी चीज़ें फैसिलिटी उनको फ्री में दी जाती थी. और यहाँ पर के गांव वाले और राजा लोग मदद करते थे. नाउ यहाँ पर देखा जाए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसको धर्मगुंज कहा जाता था. नाउ तक्षशिला, अब ये तक्षशिला की लोकेशन अगर देखा जाए तो ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये रावलपिंडी जो आज पाकिस्तान में है वहाँ पे लोकेटेड है. और ये उस टाइम पे तक्षशिला देखा जाए ये हमारी गंधार रीजन की कैपिटल भी थी. द यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट. इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 64 अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था. नाउ जीवक द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्न द लेसन ऑफ आयुर्वेदा हियर. प्रिंसेस ऑफ वाराणसी एंड प्रसेनजीत दी गॉट द किंग ऑफ कौशल स्टडीज हियर. Now, great Graminian Panani, an expert politician, Kautilya, got education from this university. ये इनकी डेवलपमेंट है. नेक्स्ट अगर आ जाते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य also studied here. Chinese scholar Fahen visited the university in the beginning of 15th century. अब चंद्रगुप्ता मौर्य उन्होंने भी यहीं से पढ़े और हमारे एक स्कॉलर थे फाहेन जो चाइना से थे वो भी यहाँ पर आए थे. Now वाराणसी. वाराणसी was the best place of pilgrimage during the 7th century. वाराणसी अगर देखा जाए 7वीं शताब्दी से लेकर आज तक एक तरह के तीर्थ स्थल है. और यहाँ पे आर्यन कल्चर इनका इन्फ्लुएंस होने की वजह से